गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखेंगे अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी जानने से पहले ये जरूरी है आपके लिए जानना कि अर्थशास्त्र है क्या। अर्थशास्त्र जिसे सबसे पहले इकोनॉमिस्ट या अर्थशास्त्री एडम स्मिथ, जिन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, इसमें अर्थशास्त्र के बारे में विस्तृत विवरण दिया। 1776 के पहले यह अर्थशास्त्र एक विज्ञान या अलग विषय के रूप में नहीं जाना जाता था। तो इसमें उन्होंने अर्थशास्त्र को क्या कहा, धन का विज्ञान कहा, यानी कि धन संबंधी जो क्रियाकलाप है उसका वर्णन हम लोग क्या करते हैं, अर्थशास्त्र में करते हैं। उसके बाद मार्शल आए, उन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र सिर्फ धन संबंधी क्रियाओं का ही अध्ययन नहीं करता है, ये एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से मानव कल्याण का अध्ययन करता है, यानी कि किस तरह से आर्थिक क्रियाओं से सबसे ज्यादा मानव का कल्याण हो, इसका अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। उसके बाद रॉबिन्स आए। रॉबिन्स ने बताया, बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से ये बताया कि हमारे पास संसाधन सीमित है और आवश्यकताएं हमारी अनंत है। यानी कि अर्थशास्त्र की जो मूल समस्या है वो क्या है, अभाव और चुनाव की समस्या। यानी कि बहुत सारी हमारी आवश्यकताओं में या अनंत आवश्यकताओं में हमारे क्या है, साधन जो है वो सीमित है। आप इसका उदाहरण ले सकते हैं, जैसे आपके पिता आपके लिए घर में कमा करके जो सैलरी लाते हैं, उसमें वो चाहते हैं कि बहुत सारी चीजें खरीद दें, लेकिन क्या है, वो सीमित संसाधन है, यानी कि जो सैलरी है वो सीमित है। उसमें वो उनको क्या करना है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे भी खर्च करना है, भोजन के लिए भी, मकान की आय के लिए भी या वस्त्र के लिए भी, हर तरह की चीजों को देखना है। तो हम लोग ये देखते हैं कि जो महत्वपूर्ण है उन्हीं आवश्यकताओं को हम चुनते हैं और उनका जो हम संसाधन है, हमारे पास जो मनी है, उनका वैकल्पिक प्रयोग करते हैं। इस तरह से चुनाव की जो समस्या होती है वही हमारी मूल समस्या है, उसी का अध्ययन हम लोग अर्थशास्त्र में करते हैं। उसके बाद फिर सैमुअलसन, जिन्होंने मार्शल और रॉबिन्स दोनों की परिभाषा को मिला करके वृद्धि संबंधी परिभाषा बताई। वृद्धि संबंधी परिभाषा अर्थात किस तरह हम मानव का अधिकतम कल्याण कर सके और अर्थव्यवस्था की भी वृद्धि कर सके, अभाव सीमित संसाधनों के बीच में अर्थव्यवस्था की भी वृद्धि कर सके। तो इसके बारे में क्या कहा उन्होंने, सैमुअलसन ने बताया। उसके बाद हम देख सकते हैं कि आर्थिक क्रियाएं, आप पहले भी देखे होंगे कि आर्थिक क्रियाएं क्या क्या हैं, उत्पादन, उपभोग, विनिमय और वितरण। यानी कि किस चीज का उत्पादन किया जाए, बहुत सारी चीजों का उत्पादन होना है। अगर आपका देश विकासशील देश है तो वो चुनाव करेगा कि नहीं, हमें पहले इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि आधारभूत संरचना वाली वस्तुओं का उत्पादन करना है, भोजन, वस्त्र या जो मिनिमम आवश्यकताएं हैं उन चीजों का उत्पादन करना है। लेकिन दूसरी जगह विकसित देश जो होंगे वो चाहेंगे कि कंज्यूमर गुड या फिर उपभोक्तावादी वस्तुओं का उत्पादन करें, या फिर घर में ही अगर कोई रिच फैमिली होगी तो एक्स्ट्रा वैकेट मतलब बहुत डिफरेंट चीजों पर अपने जो साधन है उसका व्यय करेंगे या फिर उत्पादन करेंगे, उस तरह की चीजें वो लेंगे। और लेकिन उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं उपभोग, किस तरह से उपभोग किया जाए, किन चीजों पर उपभोग किया जाए, इनका भी अध्ययन क्या करते हैं, ये अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत करते हैं। उसके बाद विनिमय, हमारी जो मनी है उसे किन चीजों पे खर्च किया जाए, एक्सचेंज, अदला बदली, यानी कि पैसे दे उसके बदले किस तरह की सेवाएं या वस्तुएं हम लें, तो इनका भी अध्ययन ये इसमें किया जाता है। उसके बाद वितरण की समस्या, अगर कोई भी कंपनी अगर कुछ वस्तु का उत्पादन करती है तो उसके बाद वो जिस बैंक से लोन लेती है उसका ब्याज भी उसे चुकाना पड़ता है, उसके अलावा फिर मजदूरी भी देनी पड़ती है। इस तरह से बहुत चीज़ों पे उस मनी का वितरण करना पड़ता है, जो लाभ है या मुनाफा है उस पर उनका वितरण करना पड़ता है। इन सब का भी अध्ययन हम लोग किसमें करते हैं, अर्थशास्त्र या आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत करते हैं। इसमें हम लोग व्यष्टि और समष्टि दो तरह के भागों में अर्थशास्त्र को डिवाइड करते हैं। व्यष्टि यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी सूक्ष्मतम लेवल पर, यानी कि परिवार या फिर फर्म, एक छोटी मोटी फर्म, इसका अध्ययन करते हैं। और समष्टि यानी कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का, चाहे वो राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय, संपूर्ण अर्थव्यवस्था, रोजगार या फिर नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, इन सब का अध्ययन हम लोग करते हैं
ये मैक्रो, इसे माइक्रो और इसे मैक्रो कहा जाता है, यानी कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र। ये दो भागों में आगे आप अगली कक्षाओं में इसे पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग ये भी जानते हैं अर्थशास्त्र क्या है, विज्ञान है अथवा कला है। विज्ञान किसी भी चीजों को किसी भी थ्योरी, या फिर जैसे आप ग्रेविटेशन की थ्योरी आप ले लें, आप लोग जानते हैं कि किसी भी चीज को अगर ऊपर फेंका जाए वो वापस नीचे ही आकर के गिरेगी। क्यों? ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है, इसे न्यूटन ने दिया था। ये हर चीज में इसी तरह से ये नियम लागू होते हैं। उसी तरह अर्थशास्त्र में भी जो भी सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे मांग का नियम है या फिर विभिन्न तरह का वितरण का नियम है, ये सब जो सिद्धांत दिए गए हैं ये लागू होते हैं। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि अर्थशास्त्र भी एक विज्ञान है। और कला किस तरह है? किसी भी कला को आप जानते हैं कि काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए, किस बेहतर ढंग से किसी चीज को करने के लिए कला का उपयोग किया जाता है। तो अर्थशास्त्र के जो नियम वगैरह हैं उनको किस तरह से अच्छी तरह से उपयोग किया जाए कि मैक्सिमम लोगों का कल्याण हो। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये कला भी है। विज्ञान में फिर हम देखते हैं कि विज्ञान दो तरह का होता है, एक यथार्थवादी और एक आदर्शवादी विज्ञान। यथार्थवादी विज्ञान यानी कि क्या भी समस्या है, बेरोजगारी की समस्या क्या है, गरीबी की समस्या क्या है, विभिन्न तरह की क्या समस्याएं हैं, उसके बारे में वो सही सही विवरण देता है। और उसके बाद आदर्शवादी विज्ञान, आदर्शवादी विज्ञान ये बताता है कि बेरोजगारी इस तरह से खत्म होनी चाहिए, ऐसी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि एक आदर्श प्रस्तुत करता है। ये दोनों का मिला जुला रूप है ये अर्थशास्त्र। इस तरह हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र विज्ञान और कला दोनों ही श्रेणियों को ये क्या करता है, फुलफिल करता है, यानी कि ये विज्ञान और कला दोनों ही हैं। अब हम लोग अगले भाग में देखेंगे सांख्यिकी, सांख्यिकी और अर्थशास्त्र का संबंध।